Welcome back, each one of you. I hope all are doing good. In today's class of business law, व्यवसायिक संनियम के विषय में आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वी आर गोइंग टू कवर एंड अनलॉक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ न्यू एक्ट, एक नया अधिनियम और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम जिसे हमने अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन और अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, एक होता है आपका मेकर, एक होता है आपका बियरर। मेकर जो बना रहा है और बियरर जिसके लिए बना रहा है। अब आप क्या बना रहे हैं यहां पर? ओनरशिप। जो आपकी ओनरशिप है, जो मालिकाना हक है, किससे रिलेटेड? सिर्फ और सिर्फ इट इज ओनली रिलेटेड विद द पेमेंट्स। जो भुगतान है, हमारे जो पेमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड हमारे बिजनेस में जिन भी माध्यमों का, जिन भी वेज का, या आप कहिए जिन भी ट्रेंड्स का हम यूसेज करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए एक लॉफुल डेफिनेशन जिसे लीगैलिटी मिली है, कानून रूप से वैधता प्राप्त की गई है, आइए हम उसे जानें। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या ओनरशिप। वैल्यू मींस कीमत, ओनरशिप मींस जो मालिकाना हक है। ठीक है, उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर, एक ओनर से दूसरे ट्रांसफर को करके हम दूसरे ओनर को दे रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या ओनरशिप टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, जो हमारे लिए क्या होगा? रिसिपिएंट, जो उसे प्राप्त कर रहा है, प्राप्तकर्ता हमारा, ऑफ विच होल्ड्स द राइट ऑफ क्लियरिंग। यानी हमने उसे ओनरशिप के लिए एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। अब ये काम उस रिसिपिएंट का बनता है, उस बियरर का बनता है कि वो जाकर के उसे क्लियर करवाए और उसके जो अधिकार है वो अपने आप से जाकर के उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सके, उन राइट्स को गेन कर सके, अटेन कर सके। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 कौन से एक्ट का? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के एक्ट में इस धारा सेक्शन 13 में यह कहा गया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ठीक है, जो 1881 में बना है, इसके देखिए हमारे पास में 3 प्रकार हैं। जब हमें पेमेंट करना होता है किसी पार्टी को, या हमें ट्रांसफर करनी होती है कोई ओनरशिप, तो उसके लिए हम जिन माध्यमों का इस्तेमाल करें वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हुए। तो इसके होते हैं देखिए 3 प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट को जिस सेक्शन में प्लेस दी गई है वो है आपका सेक्शन 4। कौन से एक्ट का? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। गाइस इसका बहुत ध्यान रखिएगा, प्रॉमिसरी नोट और आगे जो भी हम टाइप्स देख रहे हैं हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, उसमें जो सेक्शन है वो कौन से एक्ट का? यहां एक्ट ही पूरा बदल जा रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 दूसरा, पहला था, वो अलग है, ये अलग है। दे बोथ आर डिफरेंट। सेक्शन 13 उस एक्ट के लिए लेंगे, सेक्शन 4 किसके लिए है? इस एक्ट के लिए। ओके, सो यहां पर क्या होता है देखिए, एक होता है आपका डेटर और एक होता है आपका क्रेडिटर। ये जो साहब आपका डेटर है और जो क्रेडिटर है, डेटर होता है मेकर, जो बना रहा है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, सॉरी, एंड द क्रेडिटर इज द वन जो उसको बियर करेगा, जिसके लिए बना रहा है। ठीक है, पार्टीज हैं, 2 पार्टीज ए और बी। अब ए है आपका बिजनेसमैन, उसने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, और बी है जिसको उसने बेचा। ठीक है, सो नाउ अब पेमेंट आना चाहिए ए के पास में, क्योंकि उसने बी को बेचा हुआ है। या आप कह लीजिए कि ए जाता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए अपने बिजनेस के लिए। ये प्रोसेस वाइज हम देखते हैं, प्रक्रिया वाइज। अब किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, आप गए मार्केट में, रॉ मटेरियल आपने परचेज कर लिया, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, आपको पेमेंट करना होगा उस कच्चे माल के विक्रेता को। आपको जो पेमेंट करना है बी को,
ठीक है, जिससे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो जो बनाएगा उस प्रॉमिसरी नोट को वो क्या कहलाएगा? डेटर। जो उसे प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। क्लियर? प्रॉमिसरी नोट एक हमारे लिए रिटन फॉर्म का डॉक्यूमेंट होता है। देखिए, ठीक है, लेट मी क्लियर इट आउट। इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर अ मेकर प्रोमिसेस, यानी कि जो डेटर है वो प्रॉमिस कर रहा है किसको? क्रेडिटर को, कि चलो भाई मैं तुमको ये पेमेंट इतने समय बाद कर दूंगा, या मैं कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो प्रॉमिस किया जा रहा है, जो वादा किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया जा रहा है? पेमेंट से रिलेटेड। यहां पर आप अपनी कंपनी की कोई मशीनरी नहीं बेच रहे हैं, ना ही आप अपना कोई, कह लीजिए कोई प्रोडक्ट आप उसके नाम से बेच रहे हैं। आप सिर्फ यहां किससे रिलेटेड है? बात हो रही है यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारे भुगतान है उनसे रिलेटेड। सो प्रॉमिसरी नोट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डेटर यानी मेकर एंड गिवन टू द क्रेडिटर रिगार्डिंग द पेमेंट, कि चलो मैं इतने दिनों बाद आपको आफ्टर 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज आई विल बी मेकिंग यू द पेमेंट। 10 से 15 दिन बाद मैं आपको इस प्रोडक्ट की पेमेंट कर देता हूं। तो इससे क्या होता है कि आपका काम भी नहीं रुकता है, आपके पास रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, और जो पेमेंट आपको उससे करना होगा आप 15 दिन बाद कर सकते हैं, और इससे आपके टर्म्स भी अच्छे बने रहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द सेकंड वन, यहां पर जो सेकंड टाइप है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, यहां पर जिस सेक्शन का यूसेज हम करेंगे वो रहेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। कौन से एक्ट का? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इस सेक्शन में यह कहा गया है, किसको जगह दी गई है? बिल ऑफ एक्सचेंज को। ओके, सो इन बिल ऑफ एक्सचेंज ये क्या है? ये आप किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक पर्सन के लिए बनाते हैं, और उससे आप कहते हैं कि वो मेरे पार्टी को पेमेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं ए, मैंने वो प्रोडक्ट बेचा किसको? बी को। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये कौन प्रिपेयर करता है? क्रेडिटर। यहां पर कौन प्रिपेयर करता था? डेटर, क्योंकि वो एक प्रॉमिसरी नोट था। यहां पर कौन प्रिपेयर करेगा? क्रेडिटर। किसके लिए? डेटर के लिए। ये होता है बेसिक डिफरेंस इन दोनों में। ठीक है, इट इज अ माइनर डिफरेंस बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो कीप इन माइंड एंड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द सेम। यहां पर क्रेडिटर बताता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसे पेमेंट करना है। तो अब क्या होगा कि ये क्रेडिटर ए एक पर्सन है जिसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, बेचा किसको? बी को। तो अब साहब क्या होगा, ये जो बी है आपका, ये पेमेंट करेगा किसको? ए को। तो बी कैसे लिखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज देखिए आपको मिलते हैं बैंक्स से, वेदर मे बी दे कमर्शियल यानी कि सरकारी बैंक्स, और दे मे बी प्राइवेट वंस। ठीक है, जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वहां पर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल रहता है, और आजकल तो कोर्ट्स में भी अवेलेबल है। सो इन तीनों जगहों के माध्यम से आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर करते हैं, और जो डेटर है यानी जो पार्टी हमारी बी, जिसको पेमेंट करना है, जिसको मैंने अपना, या एक ए ने वो गुड्स सेल आउट किए, बी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखता है किसको? एक थर्ड पार्टी यहां पर आ जाएगी सी, जिसे हम बैंक कहते हैं। कमर्शियल भी, प्राइवेट, इट डजंट मैटर, कोई भी हो सकता है, या कोई भी एक्सवाइजेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप कह लीजिए। टू मिस्टर ए बी सी। अब ये मिस्टर ए बी सी कौन है? ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वो बैंक है। ठीक है, टू मिस्टर ए बी सी 3 months आफ्टर द डेट पे टू मिस्टर ए अ सम ऑफ ₹20,000, और नीचे उसका साइन एंड द सील। ठीक है, सो टू मिस्टर एबीसी कौन था? वो बैंक और वो इंस्टीट्यूशन। बी ने बनाया उस बैंक के लिए, और उस बैंक को कहा कि आप पेमेंट कर दीजिएगा किसको? ए को। ठीक है, और 3 महीने बाद रुपए कितने हैं उसमें? 20,000। तो 20,000 की जो धनराशि है वो किसे पेमेंट की जाएगी? ए को। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। तो इससे देखिए एक जो फायदा होता है पेमेंट्स में वो ये होता है कि अगर सॉरी बी फॉरगेट्स टू मेक द पेमेंट, तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो काम करेगा बैंक के लिए। बैंक मिस्टेक कर नहीं सकती और नहीं फॉरगेट करेगी।
बैंक टाइमली वो पेमेंट किसको कर देगी, ए को, तो बी का काम भी नहीं रुकेगा और ए भी हमेशा ऑन टाइम डिलीवरी करता रहेगा बी को, बी ए को भी लगेगा कि चलो बी ने मेरा हमेशा पेमेंट किया है टाइम से, तो मैं भी उसे प्रोडक्ट हमेशा राइट टाइम डिलीवरी करता रहा हूं या उसकी डिमांड को मीट करता रहा हूं, और बी कितना भी क्रेडिट पर, उधार पर जितना भी सामान लेना चाहे वो ए से ले सकता है। ठीक है, सो ये कह लीजिए पेमेंट का तरीका हुआ या माध्यम हुआ या वे हुआ। जो कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, बी, जिसने प्रोडक्ट खरीदे हैं, अब उसे पेमेंट करना है तो वो किसको चुन रहा है, बैंक को, और बैंक को कह रहा है कि 3 months आफ्टर द डेट, 2 months आफ्टर द डेट, ये जो द डेट है ये कौन सी डेट, आज की डेट। ठीक है, सो आज की डेट में वो प्रिपेयर कर रहा है और कह रहा है आज से 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, यहां पर आप ये पेमेंट किसको कर दीजिएगा, ए को। सो ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्यों, क्योंकि ये ई बैंकिंग के माध्यम से जाएगा, और दूसरा यहां पर आपको आपके गारंटी पेमेंट्स हो जाते हैं, यानी ऑन टाइम पेमेंट्स आप कर सकते हैं। क्लियर। थर्ड जो टाइप आता है वो आता है आपका चेक। ठीक है, अब ये चेक जो है ये इट इज अ वेरी इजी एंड कॉमन टर्म विच ईच वन ऑफ अस नो। चेक ऑन डिमांड प्रिपेयर किया जाता है। बहुत सारी बिजनेस, स्मॉल स्केल हो, मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, उन व्यापारों में, उन बिजनेस सेक्टर्स में जो कि विभाजित हैं हर एक प्रकारों में, यहां पर हर एक प्रकार का देखिए प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि उसका पेमेंट कैसे होना चाहिए। एग्रीकल्चरल फील्ड का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी आप कह लीजिए पेमेंट ऑन टाइम होना चाहिए और राइट द मोमेंट, उसी वक्त हो जाता है। एफएमसीजी सेक्टर, गारमेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, लेदर गुड्स, केमिकल, फ्यूल्स, मेटल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये बहुत सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं, यहां पर आप पेमेंट आफ्टर द डेट कर सकते हैं, लेट पेमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन करना है आपको। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा जहां पर ऑन टाइम आपको पेमेंट करना है, या आप कह लीजिए आजकल तो हर एक जगह पेमेंट्स आप कर सकते हैं, बट बेसिक जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है कि चेक जो है ये एक बैंकिंग का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर एक व्यक्ति आजकल बहुत इजीली यूसेज कर सकता है बल्क पेमेंट्स के लिए, जो हमारे बड़े पेमेंट्स हैं। ठीक है, थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो, ये डिपेंड करता है। अब इसी चेक के साथ साथ आप कह सकते हैं आजकल एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, आप कह लीजिए आरटीजीएस भी आ गया है, ये सारी सुविधाएं हैं। लेकिन बेसिक जो हमें अभी आपके कोर्स मटेरियल में दिया हुआ है, बिजनेस लॉ में, व्यवसायिक संनियम में, वो दिया हुआ है चेक। सो चेक ऑन डिमांड प्रिपेयर किया जाता है, आपने दूसरी पार्टी को दे दिया, वो जाएगा बैंक के पास, उसने उस चेक को लगा दिया और अपनी एक डिपॉजिट स्लिप अटैच कर दी उसके साथ। उस डिपॉजिट स्लिप को अटैच में जो किया है, ए को पेमेंट चाहिए था बी से, बी ने उसे चेक दे दिया कि लो भाई तुम चेक ले लो। अब 55,000 रुपए का पेमेंट था, 55,000 रुपए का चेक बी ने काटा एंड हैंडेड ओवर टू ए। ए ने उस चेक को लिया, अपनी डिपॉजिट स्लिप लगाई, अकाउंट डिटेल्स दिए, बैंक को सबमिट कर दिया। विद इन 24 आवर्स, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट का है, अगर आप आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट का है तो आप उसमें 48 आवर्स मैक्सिमम और 72 आवर्स, आप कह लीजिए 3 दिनों में वो चेक क्लियर हो जाता है। अब इस चेक का देखिए एक फीचर है, अब चेक में क्या है, आजकल पहले बहुत टाइप्स चला करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्पीडी पेमेंट और सेफली पेमेंट, स्पीडी यानी जल्द से जल्द और ऑन टाइम कह सकते हैं आप, और सेफ्टी मींस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए MICR चेक्स बनाए हैं। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो MICR है ये एक प्रकार की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, चुंबकीय स्ट्रिप होती है, जिसे हम लगाते हैं किस पर, हमारे चेक के नीचे, आपने देखा होगा। उसे जब आपको स्क्रैच नहीं करना है, व्हेन यू गिव इट टू द बैंकर, वो बैंकर उसे MICR रीडर एक होता है जो उसे रीड करता है, पढ़ता है, और उसके अंदर की सारी डिटेल्स उसे मिल जाती हैं, जिसमें उसे अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स उसके ग्राहक की, सारी डिटेल्स उसके पास में आ जाती हैं। सो इट गेट्स इजी एंड सेफ्टी होती है इसमें। ठीक है, सो ये हो गया हमारा चेक। सो दीज वेयर द, you can say, first promissory note, second bill of exchange and the third check. These were the 3 types of negotiable instruments, यानी these are the 3 ways, 3 माध्यम है हमारे लिए पेमेंट से रिलेटेड, जो कि any party in any kind of business can be easily done. बहुत आसानी से आप इसका यूसेज कर सकते हैं for speedy and safely payments. Clear? Kindly note it down, study the same from your book. Thank you.